नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 18 मई 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों जैसे पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू जैसे समाचार पत्रों से इसमें हम लोगों ने संकलित किया है, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हृदय रोगों के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। दिया है, यह दुनिया में मौत का प्रमुख कारण है। दूसरा है, सीवीडी के कारण मृत्यु और विकलांगता दोनों को कम करने के लिए 2017 में भारत उच्च रक्तचाप प्रबंधन परियोजना शुरू की गई थी। तीसरा कथन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हाल ही में केवल उच्च रक्तचाप वाले रोगियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 75/25 पहल शुरू की है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ये 75/25 जो पहल है यह निश्चित रूप से शुरू की गई है, लेकिन यहाँ दे रहा है कि केवल उच्च रक्तचाप, जबकि उच्च रक्तचाप के साथ साथ मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं, उसे भी इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ऐसे में तीसरा कथन तो असत्य हो जाता है, लेकिन पहला और दूसरा कथन सत्य है। अतः उत्तर इसका होगा ए, यानी 1 और 2। इससे संबंधित पीआईबी और इकोनॉमिक्स टाइम्स में खबर आई हुई है। दोस्तों, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो कि कल मनाया गया, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री अनाउंसेज एम्बिशियस 75/25 इनिशिएटिव, यानी 75 मिलियन पीपल विथ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज टू बी पुट ऑन स्टैंडर्ड केयर बाई 2025 थ्रू द पीएचसी। यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 75/25 ये महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की है, जो कि पीएससी के माध्यम से उच्च रक्तचाप और मधुमेह वाले 75 मिलियन लोगों को 2025 तक मानक देखभाल पर रखा जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को सशक्त पोर्टल के माध्यम से समुदाय के निकट स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए एनसीडी के लिए मानक उपचार कार्य प्रवाह पर भी प्रशिक्षित किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सीवीडी मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, द वर्ल्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, claim as many as 17.9 million lives each year. According to a study by the Indian Council of Medical Research and Register General of India, India accounts for approximately 60% of the world's heart disease burden. सोचिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि 30 से 35% यह बीमारी आनुवांशिक रूप से लोगों में आती है, यानी 30 से 35% लोगों में यह बीमारी अपने माता पिता से आती है। इसमें सिर दर्द, नाक से खून आना, धुंधला दिखना, चक्कर आना, पेशाब में खून आना, सांस तेज चलना या सांस लेने में तकलीफ होना, दिल की धड़कन बढ़ना, थकान होने जैसे लक्षण अगर लगातार बने हुए हैं तो यह उच्च रक्तचाप है। दोस्तों, वर्तमान खान पान की स्थिति पर अगर देखा जाए तो आज हर 10 में से 4 युवा रक्तचाप से पीड़ित मिल रहा है। यानी इस रक्तचाप के शिकार अब 22 से लेकर के 40 वर्ष की आयु के लोग युवा ज़्यादा हो रहे हैं, जिनमें भी कोलेस्ट्रॉल या शुगर की मात्रा अधिक हो रही है। उनमें 30% हार्ट अटैक का खतरा बना हुआ है। इसी तरह से दोस्तों, जिन मरीजों का वजन ज़्यादा बढ़ रहा है उनमें बीएमडी की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे मरीजों में 70% मरीजों को उच्च रक्तचाप की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे 50% मरीजों को हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं 75/25 पहल। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? ग्रेटर फ्लेमिंगो भारत के लिए स्थानिक है। क्या ये कथन सत्य है? तो ये असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर फ्लेमिंगो यह अफ्रीका, दक्षिण एशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों, मध्य पूर्व, बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, ओमान, इजराइल, कुवैत,
लेबनान, कतर और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो भारत के लिए स्थानिक नहीं है। ग्रेटर फ्लेमिंगो भारत में फ्लेमिंगो की एकमात्र प्रजाति, ये भी कथन गलत है। अन्य भी प्रजातियां पाई जाती हैं, इसे राजहंस भी कहा जाता है। दोस्तों, वे ज़्यादातर भारत के पूर्वी हिस्से में ही केंद्रित हैं, ये भी कथन असत्य है, क्योंकि यह लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं और यह प्रजनन के दौरान अक्सर यह हमारे आर्द्र भूमियों की ओर आकर्षित होते हैं। चौथा कथन, आईयूसीएन रेड लिस्ट में वे संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर केवल 4 होगा, सी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है नजफगढ़ वेटलैंड में यह घायल अवस्था में मिला। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो, जिसका वैज्ञानिक नाम है फोनिकॉप्टेरस रोशियस, फ्लेमिंगो परिवार की सबसे बड़ी और व्यापक सबसे बड़ी प्रजाति है। यह अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य पूर्व एवं दक्षिणी यूरोप में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना है क्या। तो यह 1 अप्रैल, ध्यान रखेंगे, 2010 को भारत सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की नीति लागू की थी। योजना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस योजना में डीएपी, एमएपी, टीएसपी, डीएपी लाइट, एमओपी, एसएसपी, अमोनियम सल्फेट और 15 जटिल उर्वरक ग्रेड सहित 22 विनियंत्रित उर्वरक ग्रेड इसमें शामिल होते हैं। यह उर्वरक किसानों को उसके पोषक तत्वों यानी एनपीकेएस के आधार पर रियायती दरों पर वितरित किए जाते हैं, यानी नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम और सल्फर। तो उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुसार बोरान और जस्ता जैसे माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के पूरक उर्वरकों पर भी अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध है। तो उद्यमों को दी जाने वाली सब्सिडी की राशि निर्धारण प्रति वर्ष पोषण संबंधी सामग्री के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, यह उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो यह पहला कथन तो इसमें असत्य हो जाता है। दूसरा है, यह सभी 3 स्थूल पोषक तत्व उर्वरकों एनपीके के लिए सब्सिडी प्रदान करता है, एकदम सत्य है कथन। अतः इसका उत्तर क्या होगा, केवल 2। दोस्तों, इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर खरीफ 23 गेट्स कैबिनेट नोट, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रालय ने रबी मौसम 2022-23 के लिए विभिन्न पोषक तत्वों यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों में संशोधन को लेकर उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि खरीफ के लिए भी यह मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर संबंधित जीव की पहचान कीजिए। यह मध्य और दक्षिण एशिया का मूल निवासी और एक चालाक प्रजाति है, पहला कथन। दूसरा है, भारत में वे पश्चिमी और पूर्वी हिमालय दोनों में पाए जाते हैं, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के सिक्किम यहाँ तक और यहाँ पर पाए ही जाते हैं, ये भी सही है। यह साइट्स के परिशिष्ट 1 में इसको डाला गया है। और दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के श्रेणी 1 में इसे अनुसूची 1 में डाला गया है और वो है हिम तेंदुआ की बात की जा रही है। जो कि बात की जा रही है हिम तेंदुआ, यानी दोस्तों यह हिम तेंदुआ की बात की जा रही है, अतः उत्तर इसका डी होगा, हिम तेंदुआ। इसका जो वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया, ध्यान रखेंगे। और यह न्यूज आई हुई है द इंडियन एक्सप्रेस में कि इन रिमोट जे&के नेशनल पार्क, यानी यहाँ पर देख सकते हैं स्नो लेपर्ड एट किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। इसमें और भी चीज़ों को आप लोग मानचित्र में देखिएगा। तो इस तरह से यह जम्मू कश्मीर में है और यह लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से लद्दाख में तो यह पाए ही जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी यह दिखाई दिया है। दोस्तों, हिम तेंदुआ खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी स्थिति के कारण पहाड़ के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के एक संकेतक के रूप में यह कार्य करता है। हिम तेंदुआ को आईयूसीएन की विश्व संरक्षण प्रजातियों की रेड लिस्ट में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन साइट 1 में यह सूचीबद्ध है और 1972 के अधिनियम वन्यजीव संरक्षण की अनुसूची 1 में भी यह
सूचीबद्ध है। दोस्तों यह मध्य एशिया के पहाड़ी प्रदेश में इसका विशाल खंडित वितरण है। हिमालय के विभिन्न हिस्सों जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम को यह कवर करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं 2019 में आया हुआ प्रश्न है, 5वें प्रश्न की ओर। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अग्रिम, जमा, निवेश, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, यानी मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा जमा राशि। चूंकि बैंकों का मुख्य कार्य जनता से विभिन्न प्रकार के जमा यानी डिपॉजिट को स्वीकार करना है और फिर इन निधियों को उधारकर्ताओं को उधार देना है, तो इसे वित्तीय मध्यस्थता भी कहा जाता है। तो बैंकों के संदर्भ में जमा राशि बैंकों की देयता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि ऋण उन्नत और बैंकों द्वारा किए गए निवेश उनकी आस्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जमा राशि स्वयं बैंक द्वारा जमाकर्ता पर देता है। जमा किए गए वास्तविक राशि के बजाय बैंक जमा राशि इस देयता को संदर्भित करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं परिसंपत्ति में शामिल नहीं है, तो वह क्या है? जमा इसका उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीआईबी में आई हुई खबर है कि ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम 11 ग्लोबल टेलीस्कोप्स लीड टू डिटेक्शन ऑफ द ब्राइटेस्ट फ्लेयर ऑफ ए सेंचुरी ओल्ड ब्लेजर, यानी पृथ्वी से लगभग 95 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित और लगभग एक शताब्दी पहले खोजे गए एक आकाशगंगा केंद्र यानी ब्लेजर BL लैकेरिटे जिसे BLLC की चमक अधिकतम सीमा तक पहुंच गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से पोस्ट डॉक्टोरल से नवीन अध्ययन में प्रकाशित परिणामों में यह कहा गया है कि BL लैक से निकलने वाली चमक 21 अगस्त 2020 को अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गई थी, जो इस स्रोत के बारे में एक नई खोज है। दोस्तों अब कई दशकों से सक्रिय आकाशगंगा नाभिक जिसे गैलेक्टिक न्यूक्लियस एजियन स्रोत BL लैकेरिटे जिसे आमतौर पर BL लाक के रूप में संदर्भित किया जाता है, अब वैश्विक खगोल विज्ञान समुदाय के बीच अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण रुचि बना हुआ है। सामान्यतः आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सक्रिय आकाशगंगा नाभिक गैलेक्टिक न्यूक्लियस एजियन ऐसी कॉम्पैक्ट संरचनाएं हैं जो समय समय पर विषम चमक दिखाती हैं और उनके चमक के स्तरों में विचलन भिन्न हो सकता है और वह कुछ घंटों, दिनों, सप्ताहों या कुछ महीनों तक भी बना रह सकता है। और यह चमक वाला विचरण जिसे ल्यूमिनोसिटी कहते हैं, जो नग्न मानव आंखों से देखा जाता है, तो रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा तरंगदैर्घ्य में दिखाई देने वाले विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों विश्व भर में स्थित 11 प्रकाशिक टेलीस्कोप के एक समूह द्वारा किए गए निरंतर अवलोकनों का उपयोग करके BL लैक से उत्सर्जन के चमकदार होने यानी फ्लेयरिंग अप और उसके तदनुसार क्षय का पता लगाया जा गया है। तो दोस्तों लद्दाख के हानले में स्थित हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप उनमें से एक था और इस तरह से जुलाई 2020 में शुरुआत में ही खगोलविदों को संदेह हो गया था कि BL लैक यह भड़कना शुरू कर दिया है। सभी 11 दूरबीनों को तुरंत काम पर लगाया गया और 13 जुलाई 2020 से 14 सितंबर 2020 तक 84 दिनों तक इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। यानी दोस्तों एस्ट्रोफिजिकल जर्नल सप्लीमेंट सीरीज में प्रकाशित 2020 की चमक यानी फ्लेयर के दौरान BL लैकेरिटे की इंट्रानाइट वेरिएबिलिटी का विश्लेषण जान। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं यह ब्लेजर के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, इन्हें भी आप लोग जरूर देखिएगा, यह महत्वपूर्ण खबर थी। अब आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि हेमिश नेशनल पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्नो लिपर्ड भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।